तो आप अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए करेंगे पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर गोरखनाथ मंदिर के नवनिर्मित में साथ में परंपरा मां भगवती के 9 स्वरूपों के प्रतीक स्वरूप 9 कन्याओं एक बटुक भैरव के पांव पखार कर पहले पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने हाथों से भोजन कराकर दक्षिणा के साथ उनकी विदाई की है। इस दौरान मंदिर में पहुंची कई और कन्याओं को भी उसी श्रद्धा भाव से भोजन कराया और विदाई की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है, इसलिए नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन का विधान है। मुख्यमंत्री से पूजा पाकर बच्चे प्रसन्न भी नजर आ रहे हैं। कुछ ने तो प्रतिक्रिया भी दी, बोले योगी बाबा बहुत अच्छे हैं। हमें इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति है कि सरकारें इसके बारे में काफी चैतन्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो अभियान प्रारंभ किया वह बेटी को बचाओ के लिए भी है और बेटी को पढ़ाने के लिए भी है। एक बेटी बचेगी, एक बेटी पढ़ेगी तो वह समाज में सम्मान और समाज में स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण स्वयं करती हुई दिखाई देगी। समाज की चैतन्यता उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मातृवंदना का कार्यक्रम या सुरक्षा की हमें इस दिशा में एक नई दिशा प्रदान करते हैं। यहाँ पर महाराज जी मेरे पाँव धुले और चुनरी उड़ाई, मुझे तिलक लगाया और आज नवरात्र है, मुझे महाराज जी ने गिफ्ट भी दिया। मैंने सुनाया था एक चीज, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुनाया। बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ पता है, योगी आदित्यनाथ जी मेरे महाराज जी हैं। नवरात्र के आज 9वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मठाधीश के रूप में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 9 कन्याओं का यहाँ पे पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूरी तरीके से गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के रूप में नजर आ रहे हैं और यहाँ पे कन्याओं का पूरी तरीके से पांव पखार रहे हैं। पांव पखारने के बाद देखेंगे आप पूरी तरीके से तस्वीरों में यहाँ पे उनके पांव पखारने के बाद तिलक कर रहे हैं। तिलक करने के बाद उनको चुनरी ओढ़ाएंगे और चुनरी ओढ़ाने के बाद बाकायदे उनके का सामान देंगे। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पे गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 9 कन्याओं का पूरी तरीके से पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा मुख्यमंत्री के रूप में नजर आते हैं, लेकिन आज पूरी तरीके से गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से 9 कन्याओं का पूजन अर्चन कर रहे हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मां सिद्धिदात्री की आराधना में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। इस समय इनको सीएम कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और सीएम ने किस तरीके से कन्या पूजन भी किया वो भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और तीसरी तस्वीर, कन्याओं को भोजन खिलाया गया है। कन्या पूजन का आज के दिन विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि मां सिद्धिदात्री कन्या पूजन से महिलाओं के सम्मान से प्रसन्न होती हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर पहुंचे। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर कछुआ क्षेत्र के बड़ो कमरिया गांव में शामिल हुए। ओएस बालकुंदन देशन ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने हवन पूजन करते हुए 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला भी रखी। ट्रस्ट की ओर से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री
तो वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट से बवाल मच गया। दरअसल इन दोनों नेताओं ने आज महानवमी पर लोगों को रामनवमी की बधाई दे दी। हालांकि दोनों ने अपना ट्वीट थोड़ी देर के बाद डिलीट कर लिया था। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, आपको और आपके परिवार को रामनवमी की अनंत मंगल कामनाएं। अखिलेश ने जैसे ही ट्वीट किया वैसे ही लोगों ने अखिलेश यादव को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी उत्तर प्रदेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी यूपी के हैंडल से ट्वीट किया गया, अखिलेश यादव को ये तक नहीं पता कि रामनवमी और महानवमी में अंतर क्या है। वो राम और परशुराम की बात करते हैं। जनता को मत टोपी पहनाइए, वो आप पर ज्यादा अच्छी लगती है। मायावती क्या कह रही हैं? बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को एक संदेश दिया है, ट्वीट किया है, सरकार पर हमला बोला है। बसपा मुखिया ने इसके साथ ही सख्त व प्रभावी कदम उठाने की सलाह भी दी है। इस दौरान ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, देश में एक तरफ आए दिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इन तमाम चीजों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दामों से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त व आम जन त्रस्त हो गया है। सरकारें जनता की राहत के लिए तुरंत सख्त व प्रभावी कदम उठाएं, बीएसपी का ये मांग है। दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती के बाद बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, अब यूपी में भी पेट्रोल का शतक पूरा हो गया और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। महंगाई से त्रस्त है जनता, अब जल्द ही भाजपा सरकार का विकेट गिराएगी। लखीमपुर की घटना को लेकर एसआईटी टीम की जांच अभी भी जारी है। एसआईटी की टीम आज आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची। घटनास्थल पर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास और मोहम्मद और शेखर को लेकर पहुंची थी। इस दौरान बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। एसआईटी ने लखीमपुर की घटना का रिक्रिएशन करवाया है। रिक्रिएशन के जरिए एसआईटी घटना से जुड़े हर एक पहलू को जानने की कोशिश करेगी। इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ की गई। करीबन घंटे भर तक आरोपियों से पूछताछ चली है। तो वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर 26 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में महापंचायत होगी। टिकैत ने पत्रकारों से कहा, जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, मंत्री पद से बर्खास्तगी नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा, भारतीय किसान यूनियन 26 अक्टूबर को लखनऊ में बहुत बड़ी पंचायत करने जा रहा है। किसान पंचायत में हमारी मांग रहेगी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए और उन्हें गिरफ्तार करके आगरा जेल में भेज दिया जाए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में लखीमपुर से राजेश शुक्ला जुड़े हुए हैं, साथ में तौकीर किदवई लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लखीमपुर का। हमारे साथ में राजेश हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है? रिक्रिएशन हुआ है, रिक्रिएशन में क्या किसी तरह के कोई तथ्य निकलकर अभी तक सामने आए हैं क्या? पूजा बताना चाहेंगे कि लखीमपुर खीरी में आज एसआईटी टीम के द्वारा अंकित दास को रिमांड पे लेके 1 घंटे तो वहाँ पूछताछ की गई, क्राइम ब्रांच में पूछताछ की गई। पूछताछ होने के बाद उनको लेकर चारों आरोपियों को लेकर क्राइम ब्रांच की जो टीम थी, एसआईटी की टीम थी, वो सीधे उनको टिकोनिया पहुंची है। टिकोनिया पहुंचने के बाद वहाँ पे सीन किया जा रहा है। अब उसमें चारों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है, एक साथ में बैठाल के पूछताछ की जा रही है, जिससे कि उनके जो अंदर जो बयान आ रहे हैं, जो उनकी जो गतिविधियां दिख रही थी, उनमें क्या रिएक्शन हो रहा है कि वो कहाँ पे ठीक है राजेश, ये जो पूछताछ का क्रम आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये रिक्रिएशन से पहले का मामला है या रिक्रिएशन का जो कंटिन्यूएशन है वो साथ में चल रहा है?
साथ में पैरेलल पूछताछ का भी जो क्रम है वो चलाया जा रहा है, इस तरीके की बात है क्या? ये साथ में ही चल रहा है। वहाँ घटना स्थल पर पहुंचने के बाद जो सीन किया जा रहा है उसके साथ में ही पूछताछ भी चले। सबसे पहले अंकित दास के ड्राइवर जो शेखर हैं उनसे पूछताछ की गई घटना स्थल पर भी। उसके बाद में उनके जो ग्रहण था उसको बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई। फिर इन चारों को अलग अलग बुला के पहले पूछताछ की गई। चारों से पूछताछ करने के बाद फिर चारों को एक सामने खड़े करके पूछताछ की गई कि इनके बयान जो आ रहे हैं उनमें कहीं ऐसा तो नहीं मतभेद पैदा हो रहा है कि उनके बयान क्या रहे हैं, जिसे अंकित दास कह रहे हैं कि उस घटना स्थल के समय पे आशीष मिश्रा। ठीक है राजेश, मैं आपका रुख करती हूँ। हमारे साथ में तौकीर भी जुड़े हुए हैं। तौकीर, किसानों का आंदोलन अपनी तरीके से अनवरत जारी है, दूसरी तरफ आज एसआईटी की टीम पहुंची हुई है लखीमपुर, सीन रिक्रिएशन का काम चल रहा है। क्या लगता है कि रिक्रिएशन से जिस तरीके की उहापोह की स्थिति बनी हुई थी उसमें किसी तरह का सुलझाव आ पाएगा क्या? देखिए, सबसे अहम बात है कि जो अंकित दास हैं और जो आशीष मिश्रा, ये दो ऐसे लोग हैं जो उस गाड़ियों में मौजूद थे। ये इन्होंने स्वीकारा है कि वो गाड़ियों में थे, लेकिन आशीष मिश्रा को लेकर अंकित दास ने भी कहा कि आशीष मिश्रा उस समय गाड़ी में नहीं थे, और आशीष मिश्रा भी लगातार वो कह रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन जिस तरह से वीडियोज आए हैं, जिस तरह से गाड़ी, क्योंकि आशीष मिश्रा के नाम थी, उसके अलावा जो गाड़ी रौंदने के बाद एक शख्स जो गाड़ी से उतर के भागा, और उसके बाद एक वीडियो में देखा गया कि ड्राइविंग सीट पर एक कंट्राडिक्शन है कि वो हरिओम शर्मा है या फिर आशीष मिश्रा। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे सवाल थे जिसके जवाब पुलिस तलाश रही थी, जिसमें सबसे अहम था कि जो आशीष मिश्रा को सबसे पहले रिमांड पर लिया गया, उनसे कई तरह के सवाल किए गए थे और उन्हीं सवालों को दोहराया गया अंकित दास के सामने। लगातार 2 घंटे से ज्यादा आज अंकित दास से भी पूछताछ हुई। लेकिन आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों जो मुख्य आरोपी कहें इस पूरे मामले के, वो दोनों एक साथ पुलिस के पास मौजूद थे। पुलिस ने कई तरह के सवाल अंकित दास से किया, लतीफ काले से किए, और इसके बाद शेखर से किया, और इसके बाद आशीष मिश्रा से। उन्हीं सवालों को जब अलग अलग अगर जवाब आ रहे थे तो उनके बाद सबको सामने बैठाया, ताकि अगर कोई सवाल कंट्राडिक्शन करता है तो वो एक दूसरे पर प्रत्यारोप करेंगे। इसी तरह की जानकारी, क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता बहुत कुछ मौजूद नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बिहाफ पे पुलिस आगे जांच बढ़ा रही है। तो अगर इस तरह के जो दोनों में अगर कुछ जो बयान दे रहे हैं, अगर उसमें कुछ बदलाव नजर आएगा तो पुलिस के लिए काफी अहम रखेगा। तो पुलिस ये जांच रही है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि कौन कहां बैठा था, कौन गाड़ी चला रहा था, उसमें कंट्राडिक्शन ना हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। संक्रामक बीमारी फैलने के मामले में स्वास्थ्य महानिदेशालय ने संबंधित जिलों से रिपोर्ट तलब करी है और प्रदेश के सभी जिलों में डेंगू की स्थिति की हर दिन समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि बीते दिन आगरा में 8 लोग, फिरोजाबाद, मथुरा में 3 और एटा में 6 लोगों की मौत डेंगू के चलते हुई है। शाहजहांपुर के बड़ा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव में शहीद सारज सिंह के पार्थिव शरीर का सेना सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत हजारों लोग शहीद सारज सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। इस दौरान शहीद सारज सिंह के स्कूल के गुरु सुभाष चंद्र बोस ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनकी शिक्षा पर प्रकाश डाला। कासगंज के एटा में बड़ी घटना घटित हुई। मिरहची कस्बा के पर्यटन स्थल अतरंजी खेड़ा पर बनी मजार पर जात के लिए आए कुछ लोग काली नदी पर गए थे। एक 9 वर्षीय बालक काली नदी में डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए एक ही परिवार के 5 लोग नदी में उतर गए और डूबने लगे, जिसके बाद 2 लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 3 लोगों का अभी तक पता नहीं लग सका है। बिजनौर बदायूं स्टेट हाईवे पर सभा ठीक करवाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 बार ज्ञापन सौंपा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना मिलने के मौके पर चांदपुर एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा इस समय देवभूमि की तरफ। शारदीय नवरात्र की नवमी के मौके पर गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास पर कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने नवदुर्गा के प्रतीक स्वरूप 9 कन्याओं को भोजन कराया। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हरिद्वार में
कन्या पूजन किया। आपको बता दें कि ये नवरात्र पूजा का आखिरी दिन होता है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करके उन्हें भोजन कराते हैं। यशपाल आर्य के तौर पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार को बड़ा झटका देने वाली कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। वहीं आने वाले समय में बीजेपी सरकार के भीतर और बड़ी टूट होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के संगठन मंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि यशपाल आर्य को लेकर बीजेपी भले ही कुछ भी बोल रही हो, लेकिन अगर सब कुछ ठीक था तो फिर मुख्यमंत्री दो बार उनको मनाने क्यों उनके घर पहुंचे। तो वहीं गृह मंत्री को क्यों फोन करना पड़ा, ये सब बताता है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी में अभी इससे भी बड़ी टूटन होने वाली है और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने बोया है विगत वर्षों में, उसको उनको काटना पड़ेगा और जो पाप उन्होंने किए हैं उनको भोगना पड़ेगा। और अगर उनको फर्क नहीं पड़ रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार मनाने उनके घर गए। माननीय गृह मंत्री जी का, तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका फोन उनको आया यशपाल आर्य जी को। कांग्रेस में शामिल होने के बाद यशपाल आर्य आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। यशपाल आर्य ने कहा कि 2022 में बड़ा बदलाव होने वाला है। वो 2022 का विधानसभा चुनाव बाजपुर से ही लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस से ज्वाइन करने के बाद उनके हल्द्वानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद यशपाल आर्य आज हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आप देख सकते हैं समर्थकों से किस तरह से घिरे हुए हैं यशपाल आर्य। हम उनसे बात करने की सीधे कोशिश करेंगे। यशपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद आज आप हल्द्वानी पहुंचे हैं, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह। निश्चित रूप से मैं अपने घर में आया हूं, अपने परिवार में आया हूं और जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है जनमानस का, हमारे भारतीय कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग मिल रहा है और जो प्यार दिखाई दे रहा है, उल्लास का माहौल है। ये वातावरण बदला हुआ वातावरण में आया हूँ कांग्रेस पार्टी। तो यकीनन मैं आभारी हूँ केंद्रीय नेतृत्व का। मेरी कोई लालसा नहीं है, मैं किसी रेस में नहीं हूँ। लोग कुछ भी कहते रहे, मैंने कहा है, राहुल जी से भी कहा है कि मेरा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस 2022 के चुनाव में परचम फहराए, पताका फहराए, कांग्रेस की वापसी हो, मजबूत वापसी हो, ये मेरा संकल्प। विपरीत परिस्थितियों में भी बाजपुर हो या नैनीताल, दोनों सीटों पर आपने मजबूत जीत दर्ज कराई है। ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि आपको फिर कांग्रेस में आना पड़ा? ऐसी क्या स्थितियां वहां हैं? देखिए, मैंने अभी कहा कि विचारधारा में कुछ को आत्मसात नहीं कर पाया और कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस के मूल्य, कांग्रेस की परंपराएं, कांग्रेस के संस्कार और कांग्रेस की रीति नीति से मैं अपने को अलग नहीं कर पाऊंगा। मैं व्यथित था और मैंने इसको सार्वजनिक कभी नहीं किया, लेकिन मन में एक तीसरी पीड़ा थी और आखिरकार मैंने मन बनाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल जी का, जिन्होंने मुझे कहा कि यशपाल जी आप आइए, आपका परिवार है। तो मैं तो उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ। और सब ने, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी एक स्वर से मुझे अपनाया। यशपाल जी, ऐसा कहा जाता है कि आप जहां जाते हैं वहां से सीट जीत जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बार ये कहा जा रहा है कि यशपाल जी हल्द्वानी भी लड़ सकते हैं, बाजपुर की जगह कहीं और भी जा सकते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, कदापि नहीं। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी कर्मस्थली बाजपुर है। बाजपुर के अलावा मेरी कहीं ठौरी नहीं है। बाजपुर में रहना है, बाजपुर की सेवा करनी है। 2022 को लेकर आप किस तरह की स्थिति देखते हैं? ये तो जनता का आशीर्वाद है, प्रेम है। मुझे यकीन है कि जनता मुझे कभी भी अपने को मुझसे अलग नहीं करेगी। आप आए और लोग भी आ रहे हैं? अब ये तो समय का इंतजार करिए, बहुत कुछ होना है अभी, ये तो शुरुआत है। तो ये थे हमारे साथ यशपाल आर्य, जो कांग्रेस में शामिल होने के बाद आज हल्द्वानी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कर्मस्थली बाजपुर है और वो बाजपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है, जहां अनुमान ये लगाया जा रहा था कि हल्द्वानी विधानसभा भी लड़ सकते हैं। अब उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो बाजपुर से ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। योगेश शर्मा, जनता टीवी, हल्द्वानी।
यशपाल आर्य और उनके बेटे की घर वापसी पर जहां बीजेपी नेता हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी उनकी मुखालफत करते दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल से पूर्व विधायक सरिता आर्य ने यशपाल आर्य पर तंज कसते हुए कहा कि कार्यकर्ता और उनके मन में यशपाल आर्य के आने से उथल पुथल चल रही है। उन्होंने कहा, भाजपा की मलाई खाकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सरिता आर्य ने कहा कि नैनीताल से टिकट के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूंगी। चलिए, देहरादून से हमारे साथ में अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं और हल्द्वानी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं योगेश। योगेश, यहाँ पर पहुंचे हुए थे आर्य और साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि कहीं से भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। जो कांग्रेस में शामिल होने के बाद यशपाल आर्य जब हल्द्वानी पहुंचे तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ ही उनके समर्थकों ने उनका जोरदार एक स्वागत किया। साफ स्वर में यशपाल आर्य ने एक बड़ा आरोप एक भाजपा सरकार पर ये लगाया कि भाजपा सरकार में अफसरशाही पूरी तरीके से हावी है, पार्टी में अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। इस वजह से वो व्यतीत हुए, बेहद परेशान चल रहे थे, एक घुटन हो रही थी महसूस उन्हें, जिसको लेकर वो कांग्रेस में शामिल हुए। ठीक है, ठीक है, घुटन उनको महसूस हो रही थी, इस वजह से वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, यशपाल आर्य को घुटन हो रही है, लेकिन जब वो कांग्रेस में पहुंचे हैं तो कांग्रेसियों को भी घुटन हो रही है। वो असुरक्षा महसूस कर रहे हैं कि कहीं हमारी सीट ना हथिया लेंगे, और सीधे तौर पर आरोप है कि बीजेपी में मलाई खाई, अब बीजेपी का समय जाता नजर आ रहा है तो कांग्रेस में आ गए। बिल्कुल पूजा, जिसका असर उत्तराखंड में राजनीतिक दल बदल काफी तेजी से हो रहा है। भाजपा जहां टीम को लेकर अपने में काफी उत्साहित नजर आ रही थी, वहीं अब कांग्रेस ने सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री को तोड़ने का काम किया है, तो राजनीति भी काफी चरम पर हो चुकी है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस उत्साहित है कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को तोड़कर सीधे तौर पर अपने में शामिल किया है। तो उम्मीद है उनको कि आने वाले समय में जो पक्ष होगा वो उनके पक्ष में होगा, और काफी तरह की उम्मीदें उनको भी हैं। लेकिन सीधे तौर पर जो आम जनता का लबो-लुबाब है वो क्या कहता है, इसको देखना होगा। सीधे तौर पर जो आम जनता का रुख है वो भी अब इंतजार करना होगा। लेकिन अजीत, मैं ये समझना चाहूंगी कि सरिता आर्य का जिस तरीके से स्टैंड है, वो कह रही है कि नैनीताल से टिकट पर समझौता नहीं होगा, ये वो अपने आप में समझ लें, क्योंकि यशपाल आर्य आ चुके हैं। उनके आने का मतलब ये नहीं है कि कोई अपनी सीट, अपना दावा छोड़ देगा। तो क्या इसको संगठन के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक तरह की टूट फूट का निमंत्रण भी समझा जाए? बिल्कुल, सीधे तौर पर अगर सरिता आर्य की बात की जाए, पूर्व विधायक नैनीताल से, और संजीव आर्य के आने के बाद उनको सीट हारनी पड़ी थी। और संजीव आर्य अगर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तो सीधे तौर पर जो दखल होगा नैनीताल सीट पर वो संजीव आर्य का होगा। सरिता आर्य उसमें कहीं भी स्टैंड नहीं करती। लेकिन सरिता आर्य ने पहले ही दिन फेसबुक पोस्ट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था कि अगर यशपाल आर्य या उनके बेटे कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो टिकट को लेकर वो किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं होंगी। उन्होंने साफ कर दिया था कि जो लोग मलाई चाटने के लिए केवल संगठन में शामिल होते हैं उनका वो स्वागत नहीं करेंगे, और अगर आने वाले समय में टिकट की दावेदारी की बात होगी तो अंतिम चरण पे अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।